ठीक, कल हमने पढ़ा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या पढ़ा था हमने कल? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एसी करंट में। ठीक, कि अगर आपका एसी सोर्स लगा हुआ है और उसमें प्योरली सिर्फ रेजिस्टेंस आ रहा हो तो उसका आई और एप्सिलॉन यानी एएमएफ क्या होगा, ये हमने निकाला था। राइट, ये हमने निकाला था। और दूसरी बात यहाँ पे क्या थी कि दोनों के बीच का जो एंगल होता है आई नॉट और आपका एप्सिलॉन नॉट का, दोनों के बीच एंगल जो होता है वो कितना होता है? 0। यानी फेज क्या रहता है? सेम फेज। फेज क्या रहता है? सेम फेज में था दोनों के बीच का। राइट, कल हमने ये पढ़ा था। ठीक, आज हम आगे बढ़ने के बाद देखिए इस तरीके से था। ये आपका क्या था? दोनों के बीच एंगल 0 था। ठीक, और आपका इस तरीके से ये भी डायग्राम था कि जब ये उठ रहा है ये भी उठ रहा है, जब ये गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है। ठीक, किसी प्रॉपर एंगल पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। चलिए, ये तो केस था आपका रेजिस्टेंस का। किसका केस था ये? रेजिस्टेंस का केस था। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो किसका है? इंडक्टर का। किसका है? इंडक्टर का। कि अगर आपके सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर इस तरीके से, सिर्फ कॉइल नहीं है, ये इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक, इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर किससे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं। कल पढ़ाया था मैंने आपको सेल्फ इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्शन, अब वहां पे मैंने आपको बताया था। ठीक, चलिए देखिए ये एक एसी सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है ये एक। ठीक, और इंडक्टर लगा हुआ है। अगेन एक्साइलेंट क्या था? ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे ईएमएफ निकाल। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट क्या था? आपका पीक वैल्यू। क्या था? पीक वैल्यू। ओमेगा टी क्या था? ओमेगा टी क्या था? एंगल था। ओमेगा टी ऐसे एंगल था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं क्या? प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जब आपका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, बस आपने याद कर लिया। सेम ये तो हर जहाँ ही आ रहा है, ये तो हर जहाँ ही आ रहा है। ठीक, दूसरा क्या है इसमें? कहाँ गया? ये देखिए, ये है, बस याद रखिएगा। इसमें जो आई नॉट की वैल्यू होती है, देखिए आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई कितना हो जाता है? आई हो जाता है V अपन आर होता है, वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे इस केस में वोल्टेज कितना है? इस केस में वोल्टेज कितना है? ई में एप्सिलॉन नॉट और आर है या क्या? आर। अब एक बात याद रखिएगा, आर जो यहाँ पे होता है उसको यानी रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है बाई इंडक्टर, ये इंडक्टर जो भी रेजिस्टेंस दिखाता है उसको हम दिखाते हैं एक्सएल से। किसे दिखाते हैं? एक्सएल से। इसको बोलते हैं क्या? बता रहा हूं आगे इसको। ठीक, एक्सएल मतलब एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इनटू एल। ओमेगा अगेन ओमेगा क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या थी आपकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी बोलिए या 2 पाई एफ बोलिए, 1 अपॉन टी क्या बोलते? फ्रीक्वेंसी बोलते। कल मैं आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो मतलब जो रेजिस्टेंस होता है इंडक्टेंस का, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो दिखाते हैं एक्सएल से। इसे दिखाते हैं एक्सएल से। ठीक, वो तो ओमेगा इनटू एल। आपने ओमेगा इनटू एल पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो हाई से बेसिक है बिल्कुल। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज रेजिस्टेंस यहां दिखाते हैं कि ओमेगा। सिंपल। दूसरी बात, कल मैं आपको सिखाया रेजिस्टेंस में जो फेज एंगल था दोनों के बीच में कितना था? 0 था। कितना था? 0 था। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे एंगल कितना है? 0 डिग्री था। ठीक, किसके केस में? जब रेजिस्टेंस था। अब इंडक्टर में क्या होता है? देखिए इंडक्टर में क्या होता है इस तरीके से, इंडक्टर में करंट पीछे होता है। देखिए इस तरीके से करंट क्या है? पीछे है। देखिए ये आपका ईएमएफ हो गया। ठीक, करंट हो गया क्या? आई नॉट। यहाँ पे कितना पीछे है? इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री करंट पीछे चल रहा है। और ये वाला कितना है आपका? ओमेगा टी। तो पता ही है आपको ये कितना हो, तो पूरा कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा? देखिए ये पूरा क्या 90 है, ये ओमेगा टी, तो पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा पूरा? ये ओमेगा 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा इतना। ठीक, ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या? करंट पीछे है। ये क्या पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है। इस तरीके से देखते हैं ना, पीछे चल रहा है। तो हम बोलते हैं करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय 90 डिग्री। कहाँ गया ये? देखिए, ये देखिए। अब देखो दो तरह के, आप ये बोलो करंट पीछे चल रहा है, या आप उल्टा बोलो कि वोल्टेज आगे चल रहा है। देखो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला वोल्टेज आगे चल रहा है, बात वही मतलब हुई।
अब चाहे बोलो करंट पीछे चल रहा है या उल्टा बोलो कि वोल्टेज आगे चल रहा है, बात वही कितने देखिए 90 डिग्री से आगे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी उस वक्त करंट मिनिमम होगा, करंट उस वक्त क्या मिनिमम होगा। देखिए जब ये मैक्सिमम वैल्यू तो ये क्या इस जीरो पे आ रहा है, ठीक, क्या जीरो। अगेन जब करंट मैक्सिमम पे है तो वोल्टेज क्या हो गया, वो दूसरा वाला क्या जीरो हो गया। ठीक, दूसरा वाला क्या हो गया जीरो। दिस मीन्स दैट वोल्टेज एक्सटेंड मैक्सिमम, वोल्टेज एक्सटेंड मैक्सिमम। ठीक, चलिए डायग्राम याद रखिएगा और ये बात याद रखिएगा 90 डिग्री पीछे चलता है ये। ठीक, और ये याद रखिएगा बस। ठीक, समझ में आ गया ना ये कहां से आया ये? एक आई नॉट फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा आई नॉट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन कहा गया, यहां से देखिए। ठीक, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। किस केस में होगा पाई बाई टू? जब रिएक्टेंस जब आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा। 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो आप माइनस 90 लिख दीजिएगा बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला दोनों कैसे अप्लाई होता है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अप्लाई होता है। ठीक, ये वाला प्योरली इंडक्टिव सर्किट अप्लाई होता है, ये वाला। चलिए देखिए आपको इरेज करके दिखा देता हूं। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, ये दोनों ही फॉर्मूले आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए देखिए इस तरीके से कहा गया ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा एल, नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ रहा हूं मैं। हाँ देखिए मैंने आपसे कहा एक्सेल, एक्सेल को यहां बोलते हैं क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं एक्सेल को? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। देखिए ये आपका क्या एक्सेल, ठीक, कि इंडक्टर के द्वारा, इंडक्टर के थ्रू जो रेजिस्टेंस ऑफर किया था या जो रेजिस्टेंस इंडक्टर दिखाता है उसे बोलते हैं क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्लियर? इसको दिखाते हैं ओमेगा एल से, इसे दिखाते हैं ओमेगा एल। आगे यहाँ पे क्या आता है? आगे आता है ओमेगा एल। एक्सेल, एक्सेल जो होता है कितना होता है वो? ओमेगा एल आता है। ठीक, ओमेगा एल आता है। ठीक, इट इज द मेजर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक, इन द फ्लो ऑफ एसी करंट में। ठीक, चलिए इसको डिनोट करते हैं एक्सेल से, याद रखिएगा बस। नेक्स्ट, ठीक, इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए ठीक, हमारा कितना है एक्सेल हमारे पास? एक्सेल हमारे पास आया ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, तो खोल दीजिए 2 पाई एफ, और एल तो हमारे पास है ही, एल तो हमारे पास है ही। देखिए बन गया वही, फिर से वही, ये दोनों बन गया। ठीक, एफ क्या फ्रीक्वेंसी पता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए है क्या ये है क्या ये? आपको पता होता है फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी आपको पता होता है फ्रीक्वेंसी कहां पे आती है? एसी करंट में आती है। फ्रीक्वेंसी एसी में ही आती है। डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी तो कांस्टेंट होता है, डीसी तो अप डाउन होता नहीं है। तो जो एसी में ही सिर्फ आपका एक्सेल आता है, जब एसी आएगा तभी आपका एफ आएगा, मतलब क्या एक्सेल आएगा। डीसी में एक्सेल क्या होता है? जीरो होता है, याद रखिएगा। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी क्या जीरो रखोगे, फ्रीक्वेंसी तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या जीरो हो जाएगा, याद रखिएगा। एक्सेल सिर्फ एसी में आता है, डीसी में नहीं आता है, डीसी में नहीं आता है। क्लियर? ये बात हो गई। हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था आई आर एम एस वैल्यू का, वो क्या था? वो था आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक, अभी हमने जाना आई नॉट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? आई नॉट की वैल्यू आई क्या? आई नॉट की वैल्यू आई ओमेगा दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एल। पुट कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एल, और रूट टू है ही, रूट टू है। यानी यहां से एक और हमारे पास क्या आ रहा है? अगर आप निकालो आई आर एम एस जो होता है वो बराबर, ये भी इसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन आर एम एस अपॉन एक्सेल के बराबर भी होता है। तो एक फार्मूला आप ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ये भी बनता है। ठीक, वो देख लीजिए डायरेक्टली फंक्शनल है। डायरेक्टली फंक्शनल कल मैं बता चुका हूं आपको, कल बहुत बार बताया मैंने आपको।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता क्या है कि अगर ये इंक्रीज करूंगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज करूंगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक, ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका जो बनता है छोटे छोटे टॉपिक है, बताइए फॉर्मूला है, फॉर्मूला और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, 1-2 नंबर के बाद। चलिए अब आपका आता है, आपने पढ़ लिया क्या रेजिस्टेंस पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया प्योरली इंडक्टर आएगा। अब आ रहा है कैपेसिटर, कि अगर आपकी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ हो, ठीक, इसे बोलेंगे क्या, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, कि आपका सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ। बता चुका हूँ कैपेसिटर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेट होती है, एक प्लस होता है एक पे माइनस होता है। किस लिए काम आता है ये, चार्ज को स्टोर करने के लिए। सेकंड चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको, इसे जिसे आप कंडेंसर ही बोलते हो, इसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है। क्या होती है, फैरेड होती है यूनिट, लिखवाया हूं आपको सेकंड चैप्टर में मैंने। ठीक, देखिए ये सबका नहीं याद नहीं है, बस इतना एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इतना याद रखिए आप। ठीक, देखिए मेन चीज देखिए कहाँ गया, ये अगेन यहाँ भी एसी आपने यहाँ पे भी आपने क्या लगा रखा है, यहाँ भी आपने एक एसी सोर्स लगा रखा है, एसी का सोर्स लगा रखा अगेन। तो ईएमएफ कितना होगा आपका, वही फिर से वही एप्सिलॉन साइन नॉट साइन ओमेगा टी। एप्सिलॉन क्या है, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या आपकी पीक वैल्यू, क्या है, पीक वैल्यू। ठीक, पीक वैल्यू है। ठीक, देखिए जब आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है आपका एसी में, तो आपका जो आई नॉट होता है, आप देखिए यहाँ पे आपका जो आई नॉट होता है वो हो जाता है आपने कहा था आई नॉट होता है क्या, एप्सिलॉन पर आर रेजिस्टेंस। अब इसमें रेजिस्टेंस कौन होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। किसको किससे डिनोट करते हैं, इंडक्टर में आपने दिखाया था किससे, एक्सेल से दिखाया था। यहां पे कैसे दिखाएंगे आप, यहां पे आप दिखाते हैं एक्सी से, रिएक्टिव कैपेसिटेंस। एक्सी किसके बराबर होता है, एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा आपका क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, वेलोसिटी बोलो, और सी क्या है आपका कैपेसिटर, ये क्या है कैपेसिटेंस। एक्सी क्या पुट करेंगे वैल्यू कितना आएगा, फिर 1/ओमेगा सी, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट। कहाँ गया, ये रहा, देखिए। ठीक, इस तरीके से बनेगा, क्लियर। तो फॉर्मूला याद रखिएगा। अब मैं तो कहता हूं यही याद रखिए, बस याद रखिए एक्सी किसके बराबर होता है, दैट्स इट। एक्सी होता है क्या, 1/ओमेगा सी, वैल्यू पुट कर जब काम चला जाएगा। ठीक, दूसरी बात, रेजिस्टेंस में दोनों, रेजिस्टेंस में क्या था, रेजिस्टेंस में जब प्योरली रेजिस्टिव था तो आपके पास जो करंट, दोनों का जो एंगल था आई नॉट और ओमेगा नॉट में, दोनों एंगल 0 था। ठीक, इंडक्टर में क्या था, करंट पीछे चल रहा था, करंट जो है 90 डिग्री पीछे चल रहा था। इसमें क्या होगा, कैपेसिटर में करंट आगे चलेगा 90 डिग्री, करंट 90 डिग्री आगे चलेगा। कहाँ गया, ये देखिए करंट जो आगे चल रहा है, करंट जो है आगे चल रहा है 90 डिग्री। ये आपका क्या ओमेगा नॉट है, और ये क्या आपका आई नॉट है। कितने से आगे चल रहा है, 90 डिग्री से आगे चल रहा है, 90 डिग्री से आगे चल रहा है। और ये कितना होगा, ये आपके पास क्या है, ओमेगा टी। कितना है, ओमेगा। ठीक, तो एक बात याद रखना, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है 90 डिग्री। ठीक, इसका ठीक, आपका मेन यही है। चलिए और क्या, हाँ दूसरी बात, आई नॉट का फॉर्मूला ये हो गया। इस तरीके से दूसरा वाला क्या, साइन वाला क्या हो जाएगा, साइन वाला हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस पाई। किसमें, जब सिर्फ एक कैपेसिटर लगा होगा, सिर्फ एक कैपेसिटर लगा होगा। ठीक, यहां पे इंडक्टर में माइनस था, इंडक्टर में क्या था, माइनस था। देखिए कहां गया, ये माइनस लगा हुआ है, देखिए माइनस लगा हुआ था इंडक्टर में। यहां पे क्या होता है, प्लस आता है। कैपेसिटर में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक, चलिए प्लस आ जाए। ठीक, तो ये आपका 3 केस हो गया, रेजिस्टेंस का, इंडक्टर का और
कैपेसिटर का 3 केस हो गया आपका। ठीक, प्योरली कि सिंगल कैपेसिटर, सिंगल इंडक्टर और सिंगल रेजिस्टेंस का। ठीक, चलिए अगेन वही बात, एक्सी किससे, एक्सी क्या, ये क्या एक्सी है, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब मतलब क्या होता है, अगेन आई नॉट इक्वल टू दिस, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है अपॉन एक्सी। एक्सी की वैल्यू क्या है आपके पास, आपके पास एक्सी की जो वैल्यू वो क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी। ठीक, ये इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इन ए एसी करंट, इन एसी करंट। ठीक, ठीक, चलिए नेक्स्ट आवा क्या है, अगेन यहां पे भी सेम केस होगा। यहां पे भी क्या आ रहा है, आपने कहा, यहां पे आपने कहा एक्सी जो है वो है क्या, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ, तो सी यहाँ पे है, यानी ओमेगा, ये एक्सी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, आगे हमने कहा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आती है, इसी करंट में आती है। डीसी में तो आती ही नहीं है, डीसी में एफ 0 हो जाएगा, तो एक्सी भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगेन 1/0 क्या होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है। अगर एफ 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वहां पे 0 था इंडक्टर में, कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर, अगर बस ये रखिएगा, रखेंगे फटाफट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसी में रिलेशन क्या, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये क्या हो, ये डिक्रीज करेगा। ठीक, उल्टा होगा, अगर ये डिक्रीज करो तो ये डिक्रीज करेगा, अगर ये आप डिक्रीज करो तो ये डिक्रीज करेगा। इनवर्स रिलेशन बता चुका हूं आपको डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन बता चुका हूं। ठीक, चलिए ये हो गया। अगेन यहां भी वही सेम केस होगा, सेम को आपको पढ़ा चुका मैं। क्या IRMS क्या होता है, IRMS क्या होता है, ये होता है। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए आप डायरेक्ट, क्या आएगा, XC आएगा, क्या आएगा, XC आएगा। ठीक, XC आएगा। ठीक, ये वाला सेम। ठीक, देखिए जब भी कोई हो गया, ये ग्राफ देख लीजिए, जब भी कोई इनवर्स में होता है, इनवर्स रिलेशन में, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, तो सब उसका ग्राफ जो होता है वो हाइपरबोला आता है। क्या आता है, हाइपरबोला, क्या आता है, हाइपरबोला आता है। ठीक, हाइपरबोला, ये कि जैसे जैसे एफ बढ़ रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है वैसे ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ये बढ़ रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, ये ग्राफ याद रखिए, ग्राफ का ट्रेंड याद रखिएगा, जैसे जैसे एफ बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सी डिक्रीज कर रहा है। ठीक, आप इसको ऐसे नहीं दिखा सकते कि आप ऐसे दिखा दो कि सर देखिए ऐसे भी डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाते, आप ऐसे दिखा, हमेशा कर्व में दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाते हैं, हमेशा कर्व में दिखाते हैं। ठीक, इस तरीके से अगर आप यहाँ एफ बोल दो, यहाँ बोल दो क्या एक्सी है, सर देखिए डिक्रीज तो ये भी हो रहा है, लेकिन ये वाला माना नहीं जाता। ठीक, हमेशा कर्व में दिखाते हैं, हमेशा कर्व में दिखाते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब आ रहा है क्या, अब देखो आपने दो को मिला दिया, अभी तक आपने सिंगल पढ़ा है, अभी तक आपने सिंगल पढ़ा, अभी क्या दो को मिला दिया, किसको मिला दिया, रेजिस्टेंस को मिला दिया, कैपेसिटर, मतलब रेजिस्टेंस भी आ रहा है और कैपेसिटर आ रहा है, यानी इस तरीके से, इस तरीके से कि आपका रेजिस्टेंस भी आ रहा है और क्या आ रहा है, कैपेसिटर भी आ रहा है, और क्या लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ है, एसी सोर्स लगा हुआ, ये आर हो गया, सी दोनों आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, CR सर्किट बोल दिए, जो भी आप बोल दिए, CR RC जो भी सर्किट बोलिए आप। ठीक, इसमें क्या दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इस तरीके से आर भी लगा हुआ है और आपका सी भी लगा हुआ। ठीक, इसमें होता क्या देखिए, अगेन एसी सोर्स लगा हुआ है, तो एसी सोर्स में क्या होता है, ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अगेन
V क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, V क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है कि R का रेजिस्टेंस नहीं आ जाएगा। मैं बोलूँ इसका C का, ये कितना आ जाएगा I I, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, इसमें आपके कैपेसिटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है XC। क्या होता है ये, XC होता है। क्या होता है, XC होता है रेजिस्टेंस किसमें, कैपेसिटर में। अभी आपको पढ़ाया मैंने आपको अभी पढ़ाया, देखिए XC होता है इस तरीके से, ठीक। दूसरी बात, आपने कहा था अगर मैं रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस में दोनों क्या सेम होता है, क्या कि I भी इधर है और दो एंगल का दोनों सेम था, एंगल कितना था, 0 था, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थे। और आपका जब कैपेसिटर था, कैपेसिटर में आपका जो I था वो आगे चल रहा था, आपका जो I था वो आगे 90 डिग्री आगे चल रहा था, 90 डिग्री आगे चल रहा था। देखिए इस तरीके से बना सकते हैं कि I जो है 90 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक। इसमें सेम था, इसमें सेम था, ठीक, इस तरीके से। आप दोनों को मिला के लिखेंगे, देखिए ये आपके दोनों को मिला के, तो सिंगल केस हुआ। लेकिन दोनों आप मिल के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देखिए कि इसमें तो सिंगल में ये आता है, इसमें सिंगल में ये आता है, पर दोनों जब मिल गए तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए इस तरीके से बनेगा कि आपका वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस VR यहाँ पे है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे है, आपका जो मेन आ रहा है EMF वो यहाँ पर है, वो यहाँ पे है, ठीक। और I कहाँ पे है, देखिए I यहाँ पे है, I कितना है, यहाँ पे है, ठीक। और इससे कितना आगे चल रहा है, इससे बस फाई आगे चल रहा है, फाई, ये वाला एंगल देखिए, ठीक, ये वाला एंगल देखिए, ठीक। तो यानी दोनों क्या होगा, जब टोटल EMF होगा, टोटल EMF दोनों के EMF का क्या होगा, सम होगा। टोटल EMF जो होगा वो रेजिस्टेंस के EMF के और कैपेसिटर के EMF के दोनों के बराबर होगा। दोनों का आप सम करेंगे, इन दोनों के EMF को आप सम करेंगे तो आपको टोटल आपको क्या, टोटल EMF मिल जाएगा, ठीक। अगेन आपने पढ़ा था क्या कि I क्या होता है, I नॉट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना, दो रेजिस्टेंस आ रहा है, एक R आ रहा है, एक XC आ रहा है, दोनों को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या, दोनों का सम लिख दीजिए, दोनों का सम लिख दीजिए, दैट्स इट, बस खत्म। देखिए ये हो गया, इसका याद रखिएगा बस। छोटे छोटे फार्मूले याद रखने होते हैं, छोटे छोटे फार्मूले याद रखने होते हैं, ठीक ठीक। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक। तो ये बोलेंगे, तो जो बोलेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का सम के बराबर, दोनों के रेजिस्टेंस में प्लस करेंगे, उसे बोलेंगे क्या कि आप पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना है कि रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है और कैपेसिटर दिखा रहा है, दोनों को जब प्लस करेंगे तो बोलेंगे क्या, पूरे सर्किट को मिला के टोटल रेजिस्टेंस जो है वही क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, CR सर्किट बोलेंगे इसको, ठीक। इसको इम्पीडेंस ही बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ही बोलते हैं, देखिए, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, XC खोल देंगे, XC हो जाएगा, दैट्स इट। XC के क्या 1/ωc होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे क्या है, एंगल है, क्या है ये एंगल, ये वाला फाई, तो tan फाई क्या हो जाएगा, यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये V नॉट अपॉन ये आएगा, ओपन करेंगे आपके पास ये आएगा, ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा, कितना आएगा देखिए, tan फाई हमारे पास क्या आया, XC अपॉन R, कितना है, XC अपॉन R आएगा, याद रखिएगा, XC अपॉन R आएगा, ठीक, XC अपॉन R आएगा, ठीक। ये भी बोले दोनों के वोल्टेज के बराबर आएगा, वोल्टेज ऑफ ये और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। फार्मूले याद रखिएगा, फार्मूले याद रखिएगा, ठीक। चलिए इसमें फार्मूला क्या आ रहा है, देखिए फार्मूला I का फार्मूला क्या आ रहा है, इसमें I का क्या आ रहा है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, प्लस फाई आएगा, यहाँ पे 90 नहीं आएगा क्योंकि एंगल्स में कितना आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक। देखिए, ठीक, करंट आगे चल रहा है, कितने से आगे चल रहा है, फाई एंगल से, देखिए फाई एंगल से करंट आगे चल रहा है, इस तरीके से, ये रहा, देखिए I इक्वल टू I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, चलिए ठीक, देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, ये रहा। चलिए ठीक, करंट देखिए आगे चल रहा है, करंट जो है आगे चल रहा है और ये साइलेंट पीछे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, ये आगे चल रहा है, कितना 5 एंगल से आगे चल रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये आपका होगा क्या, सी आर सर्किट। इसमें सी लगा, कैपेसिटर लगा और रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब हमारे पास क्या, एल सी आर सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब आपका एक सर्किट में तीनों लगा हुआ हो, तीनों के तीनों लगा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आपका तीनों का तीनों लगा हुआ किसमें, किसी एक सर्किट में। आपकी एल भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है और आर भी लगा हुआ है। ठीक, उसे वो क्या बोलते हैं, एल सी आर सर्किट। एल फॉर क्या है, एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रेजिस्टेंस। ठीक, लिखा हुआ देखिए, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। ठीक, अगेन एसी करंट लगाओ, एसी करंट लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, अगेन पहले की तरह, हर जहां सेम ही आ रहा है। ठीक, साइन इक्वल टू साइन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, साइन ओमेगा टी। ठीक, ये देखिए, ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है। देखिए इंडक्टर हो गया, ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। क्या लगा दिया, सोर्स लगा दिया। ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया। आगे फिर से वही बात, आर में आपके आर में दोनों आई और एक्सएल एंड नॉट, दोनों का एंगल क्या होता है, 0 होता है। पैरेलल में होता है, दूसरे पैरेलल में होता है, पैरेलल में है। इसमें क्या होता है, इंडक्टर में करंट पीछे चलता है, करंट पीछे चल रहा है, देखिए करंट पीछे चल रहा है 90 डिग्री से। और आपकी कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आगे चल रहा है 90 डिग्री। देख, करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, एक बात का और खास ख्याल रखिएगा, यहाँ पे ये जो 90 डिग्री आगे चल रहा है, ये क्या है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज है। देखिए एक बात का खास ख्याल रखिएगा आप, यहाँ पे कहाँ गया, दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा। ये क्या है आपका, यहाँ पे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री, जो 90 डिग्री आगे चल रहा है, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, याद रखिएगा इस बात को। 90 डिग्री अहेड, हेड क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। किसमें, कैपेसिटर में। किसमें, कैपेसिटर में। इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में क्या होगा देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है ये, देखिए ये क्लॉकवाइज में है, तो आप बोलोगे ये क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री कौन पीछे चल रहा है, वोल्टेज 90 डिग्री, करंट लैग्स, मतलब बिहाइंड, लैग्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब याद रखिएगा इस बात को, इसमें क्लॉकवाइज है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक ठीक, हम थे एलसीआर सर्किट पे, इस पे थे हम एलसीआर सर्किट पे। ठीक, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, देखिए बन रहा है। ठीक, चलिए अगर पता है हमें बिल्कुल आई आर होता है इसमें, रेजिस्टेंस में, और इसमें आर क्या हो जाएगा, इंडक्टर में एक्सेल हो जाता है। क्या होता है, एक्सेल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आर के यहाँ पे एक्सेल आ जाता है। और इसमें क्या आता है, आर के यहाँ पे एक्सी आ जाता है। देखिए एक्सी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे बोल भी रखा है, पाई आपका बोल भी रखा है, पाई/2 क्लॉकवाइज, यहाँ बोल लगा पाई/2 एंटी क्लॉकवाइज ही बोल रखा। देखिए बोल रखा है उन्होंने, बोल भी रखा है इन्होंने, देखिए इस तरीके से पाई/2 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और आई क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सेल। एक्सेल कहाँ पे आ रहा है, रेजिस्टेंस की जहाँ पे आ रहा है। इसमें क्या है, पाई/2 क्लॉकवाइज आ रहा है, और आई इज इक्वल टू एक्सी हो गया। एक्सी कहाँ पे आ रहा है, आर के जहाँ पे आ रहा है। क्या, ठीक, आर के जहाँ पे आ रहा है। ठीक ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे आगे बढ़ना है इसी एलसीआर में। अब देखिए ये तो सिंगल सिंगल है, इसका सिंगल ये, इसका सिंगल ये, क्योंकि आपने तीनों को मिला दिया है, अब तीनों का बस एक आएगा, तो एक आएगा कहीं, इसमें आगे चल रहे थे बीच चल रहे, तीनों का मीन कहीं बीच का कुछ आएगा। बीच का क्या आएगा, बीच का यहां से देखिए ये बन रहा है आपका बीच का, कि वोल्टेज इसका VL यहाँ पे है, इसका R यहाँ पे है, VC यहाँ पे है, ठीक, करंट यहाँ पे है। इसमें अब आगे कौन हो गया, इसमें आगे कौन हो गया, इसमें एप्सिलॉन आगे था, करंट पीछे चला गया। करंट क्या हो गया, पीछे चला गया, देखिए करंट से पीछे रह गया, कितने एंगल से पीछे रह गया, 5 एंगल से। करंट जो है 5 एंगल से पीछे रह गया। तो याद रखिएगा LCR सर्किट में, इन LCR सर्किट ठीक, करंट lags behind by 5 एंगल, 5 एंगल से लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक। ये केस कौन सा केस माने गया, याद रखिएगा ये केस वो केस माने गया, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन अप्लाई ये है, यहाँ पे खुद से माना गया कि जो VL है वो VC से ज्यादा है, कि जो वोल्टेज ऑफ आपका जो इंडक्टर है वो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर से ज्यादा है, ये केस माने गया, ठीक। ये केस यहाँ पे ये खुद से अज्यूम किया गया है, खुद से अज्यूम किया गया। अगर वो ज्यादा है तो ये भी ज्यादा, एक्सेल भी ज्यादा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, एक्सेल भी ज्यादा हो जाए, हाँ, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक। ठीक, जेड क्या था, जेड क्या था आपका, इम्पिडेंस। जेड क्या था, इम्पिडेंस मतलब कि जब आपने सब कुछ मिला दिया तो पूरे का इम्पिडेंस, जब तीनों मिला दिया आपने तो पूरे का, तीनों को मिलाने के बाद कितना रेजिस्टेंस बनेगा, इसका R है, इसका XL है, इसका XC है, तो टोटल तीनों कितना मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस आता है, उसका बोलते हैं इम्पिडेंस बोलते हैं, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। जैसे दिखाते हैं कैपिटल Z से दिखाते हैं, कैपिटल Z से दिखाते हैं, तो Z होता कितना है इम्पिडेंस जो है LCR सर्किट में होता कितना, ये देखिए ये होता है यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, ये I होता है क्या, अपॉन R होता है। R यहाँ पे क्या आ जाएगा, R के यहाँ पे आ जाएगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस किस क्या है, Z यानी इम्पिडेंस, और Z यहाँ पे कितना है, Z आपका यहाँ पे क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC। अब वो सर XL से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने खुद से माना है कि XL की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हमने XL में से XC को माइनस किया है, ठीक। XL माइनस XC होता है, ठीक। तो याद रखिएगा आप, ये देखिए लिखा हुआ है ये, ठीक। XL क्या होता है, XL तो ओमेगा L, खोल दीजिए। XC क्या होता है, 1 पर ओमेगा C होता है, कोई दिक्कत नहीं, ओपन कर दीजिए, बात वही पड़ेगी, ठीक। तो क्या हो गया फिर, Z क्या हो गया, इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, इसे बोलते हैं क्या आप, इम्पिडेंस बोलते हैं, इसे आप बोलते क्या है, इम्पिडेंस बोलते हैं आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे आप इम्पिडेंस बोलते, ठीक। चलिए ये हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, इसको बोलते हैं क्या, इम्पिडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस ट्रायंगल। याद रखिएगा ट्रायंगल भी कभी पूछा जाता है, ठीक, ट्रायंगल से भी क्वेश्चन आता है, दिखाता हूं। कहाँ गया, यही है यहाँ पे, ठीक। अब देखो दूसरा केस, ये दो केस बन रहा है। पहला केस ये है जब आपने VL को ज्यादा माना, वोल्टेज ऑफ जो इंडक्टर उसको ज्यादा माना आपने, जब आपने कहा है कि VL ज्यादा है और VC कम है, VL ज्यादा और VC कम है। लेकिन दूसरा जो केस बन रहा है आपने उल्टा लिया है, अब बोलोगे आप VC ज्यादा है VL कम है। देखिए अब आप बोल रहे हो कि VC ज्यादा है और VL कम है, दूसरा केस बन रहा है। देखिए अगेन, जब VC ज्यादा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, XC भी ज्यादा हो जाएगा, XC भी ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए पहले करंट पीछे था, अब करंट आगे निकल गया, करंट क्या हो गया, आगे निकल गया। इस केस में देखिए कितना आगे निकला है, अगेन 5 एंगल से आगे निकल गया, 5 एंगल से आगे निकल गया, ठीक। फार्मूला वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, पर फर्क इतना रहेगा, जैसे यहाँ पे XL माइनस XC लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, XC माइनस XL आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं। तो Z इफेक्टिव जो आएगा यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़े में छोटा माइनस XC माइनस XL में स्क्वायर, सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। टोटल करंट कितना रहेगा, टोटल करंट उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए
जेड इफेक्टिव। ठीक, बस थोड़ा सा बस यहाँ चेंज आएगा और चेंज कहाँ का यहाँ पे आएगा। करंट आगे चला जाएगा फाई एंगल से, करंट जो आगे चला जाएगा फाई एंगल से, कब? जब वीसी ज्यादा हो वीएल कम हो। ठीक, देखिए अब क्या आ रहा है आपका, क्या सस्पेंस, ससेप्टेंस। देखिए क्या आ रहा है, ससेप्टेंस आ रहा है। क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस ऑफ एसी सर्किट इज कॉल्ड ससेप्टेंस। जब का एक्सएल या एक्सी का उसका रिएक्टेंस का वो होगा, क्या होगा? हमने बोला एक्सएल है किसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इनका रेसिप्रोकल, मतलब जब इसको अपॉन की फॉर्म में लिख दूं मैं, इसको क्या लिख दूं? 1 अपॉन एक्सएल या फिर 1 अपॉन एक्सी लिख दो, तो ये क्या होगा? ससेप्टेंस होगा। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या हो जाएगी? आप देखो सिंपल एक्सेल क्या है अपने आप में, तो एक रेजिस्टेंस ही है। एक्सेल किसके जहाँ पे आता है? रेजिस्टेंस के जहाँ पे। इंडक्टर जो रेजिस्टेंस दिखाता है वही क्या है? एक्सेल दिखाता है। ये यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओम। अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओम हो जाएगा, यानी क्या आएगा? ओम इनवर्स, या फिर क्या आएगा? माओ बोलूं या माओ बोलूं, बात वही पड़े। देखिए ओम इनवर्स बोलूं या माओ बोलूं, सेम केस इसका भी होगा। ठीक, ये हो गया क्या एक्सेल के बारे में। फिर दूसरा क्या है? एडमिटेंस। क्या है? देखिए एडमिटेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ जेड। रेसिप्रोकल ऑफ जेड हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ जेड हो जाएगा। जेड क्या था? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जेड जो हो जाएगा वो क्या होगा? रेसिप्रोकल आपका किसका हो जाएगा? 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा? एडमिटेंस हो जाएगा। इसी भी यूनिट क्या हो जाएगी? जेड भी अपने आप में क्या रेजिस्टेंस है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है। उसको उल्टा करें तो क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स आएगा। इसकी भी यूनिट सेम रहेगी, ओम इनवर्स। देखिए इसकी भी यूनिट सेम रहे। एडमिटेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ, ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस ऑफ इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज कॉल्ड एडमिटेंस। ऐसा यूनिट क्या है? ओम इनवर्स या माओ, जो भी आप बोलो। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में क्या? रेजोनेंस की कंडीशन। एलसीआर सर्किट में क्या? रेजोनेंस की कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन? जब आपका एलसी जब आपका क्या लगाओ? आर एल और से तीनों सीरीज में लगे हुए हों, तीनों सीरीज में लगे हुए हों, तीनों के तीनों सीरीज में लगे हुए हों इस तरीके से। ठीक, the resonant condition when current has through it maximum value, मतलब रेजोनेंट कंडीशन वो कंडीशन होगी जिस कंडीशन में आपको जो इस पूरे सर्किट में जहां पे तीनों लगे हुए हैं, एलसीआर सर्किट जिसे बोल रहे हो आप, उसमें करंट क्या हो? करंट आपका जो करंट हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो। करंट क्या हो? मैक्सिमम करंट मिल रहा हो। जाहिर सी बात है, आपको किसी भी सर्किट में करंट आपको मैक्सिमम कब मिलेगा? जब देखिए V आई आर होता है। आई कितना हो जाएगा? V अपॉन आर। किसी भी सर्किट में आपको करंट मैक्सिमम कब मिलेगा? जब आपका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत मिनिमम हो जाए। रेजिस्टेंस क्या है? बहुत मिनिमम हो जाए, तो करंट जो आपको मैक्सिमम मिलेगा। यानी यहाँ भी सेम अप्लाई होगा। इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। हाँ पता है, मिनिमम से मिनिमम कर दीजिए एकदम मैक्सिमम में पहुंच जाए। इसका क्या हो जाए? मैक्सिमम पहुंच जाए। अब यहाँ पे इसको बोलते क्या? इनके पूरे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा इनके टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? इम्पीडेंस होता है। इसे जिसको किससे दिखाते हैं? उसको जेड से दिखाते हैं। देखिए यही तो होता है इम्पीडेंस, यही तो होता है क्या होता है? इम्पीडेंस होता है। ठीक, इस तरीके से ये पूरा टर्म क्या हो जाए? ये पूरा टर्म का जीरो होना चाहिए। पूरा टर्म क्या होना चाहिए? जीरो। पूरा टर्म क्या आ जाए? जीरो हो जाए। ठीक, क्यों? देखिए समझिएगा, मैं पूरे आर को जीरो नहीं कर सकता। यहाँ पे पूरे आर को मैं जीरो नहीं कर सकता। अगर मैं पूरे आर को जीरो कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा? ये जाएगा V अपॉन जीरो। ये अपॉन जीरो मतलब क्या? V इंटू 1 अपॉन जीरो। और 1 अपॉन जीरो क्या होता है? 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है। ये तो माना ही नहीं जाएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक, हमें जीरो तक भी नहीं लेके जाना, क्योंकि 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं, बस मिनिमम करना है कम से कम। ठीक, यानी इस पूरे टर्म को हम जीरो नहीं कर सकते। ठीक, तो हमने थोड़े टर्म को जीरो कर दिया इस तरीके से। तो हमने ये मान लिया
हमने ये मान लिया जब भी कहेगा रेजोनेंस कंडीशन, जब भी कहेगा रेजोनेंस कंडीशन, तो आपको ये मान के चलना है रेजोनेंस कंडीशन में XC बराबर XL होगा, XC बराबर XL होगा। क्या होगा? XC बराबर XL हो जाए तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये, इससे होगा ये, देखिए इससे होगा ये, आप बोल लो XC बराबर XL कर दिया, ठीक, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, XL लेके आगे लिखिए, पिछले कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 0 हो गया। XC क्या होता है? 1/ωc। ये क्या होता है? ωL होता है, क्या होता है? 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ से ओमेगा कितना आएगा? यहाँ से ओमेगा आता है यहाँ पर √LC। क्या आता है? √LC आता है ये, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? ओमेगा, इस ओमेगा है क्या फ्रीक्वेंसी, देखिए क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन है, या एंगुलर वेलोसिटी बोल, जो भी आप बोलिए, यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन, तो क्या हो जाएगा ये ओमेगा होता है 2πf 1/√LC 1/√LC। तो ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो F क्या होगा? 1/, इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास? F आएगा 1/2π√LC आएगा आपका। इसको बोलते हैं क्या? नेचुरल या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेचुरल या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं किसको? F को। कब? रेजोनेंस की कंडीशन में। कब? रेजोनेंस की कंडीशन में। रेजोनेंस कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको? आप बोलोगे ये क्या है आपका? नेचुरल या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो 2, 3, 4 बातें हो गई। पहला कि रेजोनेंस कंडीशन में करंट जो मैक्सिमम होगा, करंट मैक्सिमम कब होगा? जब आप रेजिस्टेंस को मिनिमम कर दो। अगेन रेजिस्टेंस को आप एकदम जीरो नहीं कर सकते, अगर जीरो कर दिया तो इनफाइनाइट चला जाएगा, यानी आपको थोड़ा सा कम करना है। हमने कर दिया कि जब रेजोनेंस कंडीशन में ये बराबर होगा, ये बराबर होता है, हमारे पास ये आएगा, ये आएगा, याद रखिएगा, ये आएगा, ये आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक और केस देखिए, इतना हो गया, आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल गई। एक बात और देखिए यहाँ पे, LCR सर्किट में जो Z होता है, ये होता है I क्या होता है? I ये होता है, आपने कहा दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है? बराबर हैं रेजोनेंस कंडीशन में। दोनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा? जब तो 0 हो जाएगा ये। जब 0 हो तो हमारे पास आया क्या? ये लिख देता हूं, चलिए लिख देता हूं मैं, ठीक। तो हमारे पास आएगा दिस। ये कौन सा केस बन रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस बच रहा है, बाकी इंडक्टेंस वाला और कैपेसिटर वाला 0 हो गया। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जब LCR सर्किट, जब तीनों लगे हुए हैं, उस तीनों LCR सर्किट में जब आप रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई होगी, तो पूरा जो सर्किट होगा LCR सर्किट, वो बिहेव करेगा सिर्फ एज ए रेजिस्टेंस, सिर्फ R वाला ही यहाँ पे आएगा, ठीक। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन द होल सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वो बिहेव करता है, ठीक। लिख दे रहा हूं मैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वो बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये ऐसा कह रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है, बट एक्चुअल में यहाँ तीनों लगे हुए हैं, लेकिन जब अप्लाई करोगे तो बाकी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा कैसे? रेजिस्टेंस ही बचेगा। तो याद रखिएगा, LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है सर्किट आपका, ठीक। आपका जो रेजिस्टेंस होता है, फार्मूला आपका यही आता है, टोटल फार्मूला आपका यही आता है, तो टोटल जो फार्मूला होता है जो करंट निकालने का, वो यही आता है। अगर आपसे करंट निकालने के लिए बोल रहा है रेजोनेंस कंडीशन में LCR सर्किट में, तो आप फार्मूला कौन सा यूज करोगे? ये वाला यूज करोगे, रेजिस्टेंस वाला। क्यों? कि बाकी दो 0 हो गए, बचा कौन से? ये बचा, ठीक। इससे भी आपका आंसर सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर? तो ये होता है मामला किसका? करंट निकालने का LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में, ठीक। नोट कर लिया, ठीक। आगे बढ़ रहा हूं मैं, देखिए ये मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन इसकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया आपकी? रेजोनेंस की। क्या क्या बोल रहा है? क्या रेजोनेंस कंडीशन में X के बराबर XL होता है, बोल दिया, सही है। फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? F = 1/2π√LC होती है। L क्या है? L आपका इंडक्टर, आपका ऐसे क्या कैपेसिटर, ठीक। बोल दो, बोल भी दिया। बहुत में आपका जो Z होता है, जो Z था, आपने कहा ये था
जेड क्या था, ये 0 हो गया, बचा कितना, जेड बराबर क्या होगा, आर के बराबर आया, जेड क्या है, कम हो गया, बोला जेड मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और ये क्या है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया, ये किसी भी रेजिस्टेंस बचा, बाकी सब खत्म हो गया। ठीक, और करंट क्या मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे हमने अभी कहा करंट मैक्सिमम हो गया रेजोनेंट कंडीशन में। पावर याद रखिए, पावर याद रखिएगा, पावर जो होता है इस केस में वो होता है दिस, RMS का स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, करंट इन दिस फेज विद वोल्टेज और पावर फैक्टर इज phi इज इक्वल टू 0 होता है इस केस में, याद रखिएगा, करंट पूछा जाता है, और यहाँ पे कितना है, 0 है, किसमें, रेजोनेंस कंडीशन में। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एससीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में phi कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या आपका, सीरीज रेजिस्टेंस अगर ऑल द वैल्यूज रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज रेजिस्टेंस इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बाकी तो बकवास है भी, आपका मेन पॉइंट यही है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखिए रेजोनेंस अगर सर्किट व्हेन x इक्वल टू दिस अपॉन दिस the both LNC elements in circuit essential only a voltage and say one t out of phase cancel out each other कैंसिल आउट कैसे किया, देखिए यहाँ पे बोला है क्या, देखिए एक चीज बोलिए, 180 मतलब क्या बोला, L और C क्या है, 180 है, इसका मतलब है क्या, देखिए ये देखिए, ये C है, ये L है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच एंगल 180 है, दोनों के बीच एंगल क्या है, दोनों का SCR में दोनों के बीच एंगल क्या है, 180, याद रखिएगा। तो जो फेज एंगल होता है किसके बीच में, L और C के बीच में, LCR सर्किट में, वो कितना होता है, 180 होता है, याद रखिएगा, 180 होता है। ठीक, और रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट 0 होता है। ठीक ठीक, 180 होता। चलिए अब आ रहा है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की शार्पनेस क्या होती है, इसे आप क्यू फैक्टर भी बोलते हो। पूछा क्यू फैक्टर होता क्या है, तो यानी क्या होता है शार्पनेस, शार्पनेस मतलब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, द वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड I naught in a series LCR circuit with angular frequency for 3 different value of R। ठीक, I naught आपका ये क्या होता है, कहाँ गया, ये रहा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बता चुका हूँ आपको, ये आपके अगर ऐसे जा रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये क्या है, यही आपका क्या एम्पलीट्यूड है, ये क्या आपका एम्पलीट्यूड है। तो बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या है, आपका रिलेशन है। ठीक, कब, 3 डिफरेंट वैल्यू पे, आर की 3 डिफरेंट वैल्यू पे क्या है, रिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, शार्पनेस या क्यू फैक्टर बोलते हैं। याद रखिएगा, एक नंबर में आ सकता है क्यू फैक्टर होता क्या, याद रखिएगा, बस डिफरेंशियल याद रखनी है आपको। ठीक, देखिए इस तरीके से 3 वैल्यू पे, जब आर लो, रेजिस्टेंस मीडियम हो या मॉडरेट हो, रेजिस्टेंस हाई हो। ठीक, तो जो इस तरीके से ग्राफ वेरी करता है, यहाँ पे जब आई नॉट मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा, ओमेगा fall to 0 आइदर बिकम 0, याद रखिएगा। द रेजोनेंस इज अ शार्प फॉर स्मॉल, शार्प कब आ रहा है, इस तरह शार्प मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं शार्प। शार्प मतलब होता क्या, देखिए पहले शार्प बोलते हैं शार्प पीक, क्या बोलते हैं, शार्प पीक, तो उसका मतलब होता है कि ऐसे हो बिल्कुल, और इसको बोलते हैं क्या, ऐसे जब ऐसे ज्यादा चौड़ा हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रॉड पीक, इसको बोलते हैं शार्प पीक, इसको बोलते हैं क्या, ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड। तो शार्प कहाँ पे आ रहा है, शार्प यहाँ पे लो केस में आ रहा है, तो आप याद रखिएगा एक नंबर में कि लो आर की वैल्यू पे जो आपकी जो कर्व आ रहा है वो शार्प आ रहा है, क्या आ रहा है, शार्प आ रहा, और फ्लैट किस पे आ रहा है, फ्लैट ब्लू दबा हुआ, वो लार्ज वैल्यू पे आ रहा है, याद रखिएगा, लार्ज वैल्यू पे आ रहा। इसे एक और नाम है, इसका एक और नाम है, क्या नाम पड़ रहा है, क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो की फैक्टर इन सीरीज रेजिस्टेंस डिफाइन एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज इन बोथ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड ईच फ्रीक्वेंसी। मतलब एक फार्मूला ये हो गया, तो दूसरा फार्मूला होता है ये रेशियो होता है किसका, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का और बैंडविड्थ का। देखिए बैंडविड्थ, ये भी याद रखिएगा भाई, एक नंबर में ये भी आता है इस तरीके से, ये रहा। क्यों ये होता है रिलेशन इस तरीके से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप मतलब क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ठीक, ये कितना चौड़ा है उस हिसाब से निकालते हैं। ठीक, चलिए
नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। लास्ट क्या है आपका, इस तरीके से एक और देखिए, एक और आ गया, एक और आ गया जो क्यों होता है आपका, इसके बराबर है ओमेगा आर एल अपॉन कैपिटल आर, रेजिस्टेंस के बराबर ये भी होता है, देखिए। ठीक, हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक, ये क्या है, की फैक्टर इन सीरीज एलसीआर में बी आल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड और एट रेजोनेंस ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। यानी एक फॉर्मूला ये बन रहा है आपका, कहाँ गया ये वाला, एक फॉर्मूला ये बन रहा है, ये वाला फिर फॉर्मूला कहीं पूछा जाता है, काफी फॉर्मूला पूछा जाता है। क्यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इक्वल क्या हो गया आपका 1 अपॉन आर और एल बाई सी, रूट एल बाई सी होता है। ठीक, रूट एल बाई सी होता है, फॉर्मूला याद रखिए क्योंकि फॉर्मूले ही आते हैं यहाँ पे। ठीक, और ऐसा रखें तो सिर्फ कैपेसिटर केस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी आर हो जाएगा। ठीक, सी आर के साथ ऐसे आएगा, एक के साथ ऐसे आएगा, तो 3-4 फॉर्मूले बन रहे हैं, 3-4 फॉर्मूले बन रहे हैं, तो 3-4 फॉर्मूले आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो बोल रहा है वोल्टेज, इसको बोलते क्या, वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। क्लियर, चलिए देखिए, ये हो गया क्या, क्यू फैक्टर हो गया आपका शार्पनेस। ठीक, शार्पनेस हो गया आपका, फिर क्या आपका हो गया, रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस में फिर से, रेजोनेंस में क्या होता है ये बताया मैंने आपको, रेजोनेंस में एक्स से बराबर एक्स हो जाता है, एक्स से बराबर एक्स हो जाता है। फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट निकालते हैं 1/2 पाई रूट एल सी। ठीक, और आपका जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है, प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है। ठीक, और क्या हो गया, जो इसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या 0 होता है, 180 होता है। एंगल कितना होता है 180 होता है। ठीक, दो केस बन रहे हैं इसमें, जब VL कम होगा VC ज्यादा होगा, दूसरा केस है जब VC कम होगा VL ज्यादा होगा। ठीक, जब VC ज्यादा होगा तो I आगे निकल जाएगा, जब VL ज्यादा होगा तो I पीछे चला जाएगा। I कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक, और Z क्या इम्पिडेंस होता है किसमें, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है LCR सर्किट में, उसे क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस बोलते हैं। वो फॉर्मूला उसका ये होता है इस तरीके से। ठीक, ये ऐसे खुलता है, ये ऐसे खुलता है। ठीक, ये हो गया, फिर क्या है आपका LCR सर्किट हो गया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा XC सर्किट, जिसमें CR सर्किट, R भी आ रहा हो और C भी आ रहा हो। ठीक, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा XC अपॉन R, थीटा हो जाएगा आपका XC अपॉन R। इसमें क्या होता है, प्लस में आता है, इस तरीके से प्लस में आता है, ये इस तरीके से प्लस में आता है। ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा टी प्लस 5 होता है। ठीक, आगे इसमें करंट क्या होता है, करंट आपका फाई एंगल से आगे होता है। फाई एंगल से करंट क्या होता है, आगे होता है, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या है, ये भी एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है क्लॉकवाइज, क्या बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है एंगल। देखिए इसमें CR सर्किट में भी क्या हो गया, क्लॉकवाइज बन रहा है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे जेड के इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये आपका इस तरीके से, ये क्या आपका Z है, क्या है पूरा Z इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या CR सर्किट में C का और R का दोनों को मिलाकर लिखेंगे बस। ठीक, C यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ये क्या है, यहाँ पे XC लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा XC का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब ठीक है, XC का स्क्वायर। XC कैसे खुलेगा, यहाँ पे खोल के लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, I0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस ये क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा, इसका स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर लगा देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या हमारे पास इस तरीके से था, क्या एंगल क्या होगा, आप सिंगल निकालेंगे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कौन सा क्लॉकवाइज होता है किसमें और किसमें एंटी क्लॉकवाइज होता है, किसमें कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे और कौन पीछे होता है। ठीक, चलिए फिर क्या आपका ये हो गया आपका LCR सर्किट। फिर हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्या आपका RMS वैल्यू पढ़ लिया। ठीक, और क्या पढ़ लिया कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, इस तरीके से केस होगा। प्योरली रेजिस्टिव होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के कैपेसिटर के केस में क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा, क्या आ जाएगा XC आ जाएगा, जब उसमें प्योरली आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा।
ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो डिक्रीज करेगा, इस तरीके से पैरा हाइपरबोलिक कर्व में। क्लियर? ठीक। डीसी में अप्लाई हो, डीसी अप्लाई क्यों नहीं होगी? डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी आपकी जीरो होती है, इसलिए ये डीसी में अप्लाई नहीं होता है। ठीक, एक्सी में फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए ये एक्सी एसी में अप्लाई होता है। क्लियर? चलिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस में रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर? एक्सी से डिनोट करते हैं इसको, एक्सी की आपकी यूनिट क्या हो जाएगी? एक्सी की यूनिट क्या हो जाएगी? एक्सी की जो यूनिट होगी ये भी क्या होगी? ओम होगी। है तो अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस ही, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एक्सी। सेम एक्सएल की भी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम ही होगी, वो अपने आप में भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक, इस तरीके से जब करंट आगे जाएगा तो प्लस पाई बाई 2 कर दीजिए, करंट पीछे जाएगा तो माइनस पाई बाई 2 कर दीजिएगा, माइनस पाई बाई 2 कर दीजिएगा। चलिए, ये हो गया। फिर क्या था हमारे पास? फिर क्या था हमारे पास? एल था। एल में क्या हो जाता है? एल में सेम केस, एल में भी आपका क्या आता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए इंडक्टर। इसे दिखाते हैं, उसे एक्सेल से दिखाते हैं। एक्सेल, ठीक, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे तो ये इंक्रीज कर वैसे ये भी बढ़ेगा, तो आपका क्या आ रहा है? इसे बोलते हैं लीनियर ग्राफ। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ठीक, ये आ रहा है। ठीक, एक्सेल होता है क्या? एक्सेल होता है आपका ओमेगा एल। ओमेगा क्या? 2πf होता है, 2πf में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारा जो टॉपिक बच रहा है इसमें ये हमने पढ़ लिया कहाँ तक? ये हमने पढ़ लिया है एक्सेल। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ठीक, आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम अभी शुरू करते हैं। आई थिंक इंडक्टेंस होगा, इंडक्टर होगा, राइट।